बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। लाइव डॉक्टर शाहिद मसूद के साथ मैं हूं सुमेरा सलीम। नाज़रीन, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब की ज़ेर सदारत कोर कमांडर आज कॉन्फ्रेंस हुई। फोरम ने भारतीय स्पॉन्सर प्रॉक्सीज के हाथों हालिया दहशतगर्दाना हमलों में शहीद होने वालों के साले सवाब के लिए फातिहा ख्वानी भी की और फोरम ने इस बात पर जोर भी दिया कि भारतीय हिमायत याफ्ता और स्पॉन्सर प्रॉक्सीज के खिलाफ हर सतह पर फैसला कून और जामी कार्रवाइयाँ जारी रखना नागुज़ीर है। दूसरी जानब इसहाक डार साहब से रूसी वज़ीर ख़ारजा की मुलाकात हुई है। दो तरफा ताल्लुकात मजबूत बनाने के अज़्म का इयादा भी किया गया। इसके अलावा भी दीगर मौज़ूआत पर आज हम गुफ्तगू करेंगे। स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर शाहिद मसूद। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब की ज़ेर सदारत कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस हुई, जिसमें उन्होंने कहा कि भारत की तरफ से दो तरफा कशीदगी में किसी तीसरे फरीक को शामिल करना भारत की ब्लॉक पॉलिटिक्स को फ़रोग देने की बेबुनियाद कोशिश है। देखिए, ये कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस जो है, इसका तो एक ज़ाहिर है कि मुख्तसर सा एलामिया आता है सामने, लेकिन डिस्कशंस बहुत होती हैं। ठीक है, अंदर जो इतने सालों में हमने देखा कि वो बड़े तवील डिस्कशंस होती हैं मुख्तलिफ जो शुरका हैं इन कॉन्फ्रेंसेस के, और उसमें इस कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस में तो मैं उसके एलामिया में देख रहा था जो आसिम मुनीर साहब की गुफ्तगू भी और बाकी जो डिस्कशंस हुए, उसमें कई मुल्कों का जिक्र है। ठीक है ना, जो इस दौरान पाकिस्तान के साथ खड़े रहे या जिनके साथ ताल्लुकात रहे। ओवरऑल जो अगर आप देखें पिछला एक महीना, तो ये तारीख में एक महीना जो है ना याद रखा जाएगा, क्योंकि इससे पहले यानी उस दहशतगर्दी का अफसोसनाक वाक़या जो कश्मीर मकबूजा कश्मीर में पेश आया और जिस पे पाकिस्तान का मौक़िफ़ क्या था। पाकिस्तान का मौक़िफ़ ये था कि तहकीकात करवाई जाए। अच्छा, पहले ये था कि तहकीकात करवाई जाए, पहले तो हम करते हैं तहकीकात, फिर ये कहा कि अच्छा किसी थर्ड पार्टी से करवा लें, फिर कहा कि आप खुद कर लें, हम आपके मतलब। और मेरा ख्याल है आज की तारीख तक भारतीय वज़ीर आज़म मोदी वानी गए मकबूजा कश्मीर। उसके बाद एक वो फॉल्स फ्लैग था या कोताही थी, जो भी था, उसके बाद जो कुछ हुआ वो तारीख का हिस्सा है। चेहरा फेल गिरे और ये हुआ और वो। किस्तों किस्तों में उनको याद आ रहा है कि ये जो है इसके पीछे एक नहीं बल्कि दो उनके फ़ौजी बड़े सीनियर हैं, उनके ओहदेदार, यानी उनको पता ही नहीं था कि ये जो है कौन सा मुल्क किधर है। मतलब जंग ख़त्म होने के बाद, और जंग ख़त्म तो नहीं हुई, मतलब जंग का एक मार्का वो हार गए, जंग तो अभी आगे और अल्लाह ताला खैर करे, लेकिन बड़ी जंगों के तरफ दुनिया जा रही है। लेकिन आप ये देखें कि उनके आर्मी के सीनियर ऑफिसर को ये पता ही नहीं, मतलब वो एक महीने बाद अचानक नींद से उठ के कह रहे हैं कि एक मिनट ठहर जाएं, ये पाकिस्तान के साथ नहीं बल्कि इसमें चीन, तुर्की और किसको और पता नहीं, और भी उनका मूड है वो मिला दें, 10-15 मुल्क और मिला दें। तो ये हम असल में कई मुल्कों से, मतलब जंग शुरू करने से पहले उनको पता ही नहीं था कि उनकी लड़ाई किससे हो रही है। मतलब ये बिल्कुल ऐसे ही है कि उनकी वो गलवान पे कहें कि हमारी तो चाइना से लड़ाई हो रही थी, बाद में वो पता चला हमें कि अमेरिका भी साथ था। मतलब ये तो फजूल एक बयान है ना। लेकिन ये है कि बहरहाल उसके बाद फिर एक सफारती मामला चले, वो कायल नहीं कर सके। ये सबसे बड़ी बदकिस्मती है कि अगर आप अपनी सियासत के लिए, मुल्क की सियासत के लिए, इलेक्शन या जो भी सियासत है, उसके लिए आप अपने लोगों को मारें, जो वहाँ पे हुआ है, और उसके बाद आप एक पूरी कहानी घड़ें, उसके बाद आप जंग छेड़ें, उसके जंग हार जाएं, उसके तस्लीम ना करें, फिर पूरी दुनिया में सफारती अपना एक सिलसिला शुरू करें, फिर उसमें भी हार जाएं, और आखिर में आपको किसी को दुनिया में नहीं पता, इनको भी नहीं पता, किसी को पता ही नहीं। आप ज़रा ये पूछे ना इनसे, मैंने किसी से कि उनका उन 3 खाकों का कोई नाम था जी। कोई फर्जी नाम ही बना देते, कोई नाम ही नहीं, वो 3 खाके और वो एक आदमी जो नदी में भाग रहा है कहीं, अच्छा वो भाग गया, उसकी तस्वीरें पानी में गोता लगा रहा है, ये हद कर दी। और फिर वो टीवी पे इनके शोर मचा हुआ है, कब्जा कर लिया, पाकिस्तान में घुस गए, कराची को। ये कैसे भूलेंगे और हम कैसे भूलेंगे? हम तो इसको अल्लाह का एहसान है, लेकिन क्या क्या ड्रामा, क्या अजीब सा। और फिर उसके बाद मैं इसको समझने से कासिर हूँ
कि इन्होंने दलाई लामा का जो, देखिए दलाई लामा को तो मेरे ख्याल से इस नशिश में हम डिस्कस कर रहे हैं, मैं कम से कम डिस्कस कर रहा हूँ 4-5 साल से 6 साल से मुस्तकिल, काफ़ी तफसील से बात भी हो चुकी है। अब आप सोचें गवर्नमेंट इन एग्जाइल बना रहे हैं, गवर्नमेंट इन एग्जाइल अपने यहाँ बना रहे हैं धर्मशाला में। आपको पता है ना वहाँ पर सिर्फ दलाई लामा नहीं है, वहाँ पर गवर्नमेंट इन एग्जाइल है, उसका एक वजीर आजम है उसमें। अब मुझे आप ये बताएं कि कोई दूसरा मुल्क इनके मुल्क की किसी तहरीक को उठा के वहाँ गवर्नमेंट इन एग्जाइल बना दे अपने यहाँ, तो ये क्या सूरत हाल बनेगी? मैं इसको समझने से कासिर हूँ कि वो कहते हैं ना कि आ बैल मुझे मार, बट टक्कर मारने का जो होता है ना दीवार से, तो बजाय इसके, और इनके मुज़ाकरात दरमियान में शुरू हुए थे और हमने उस पर बड़े, मैंने कम से कम बड़ा मैंने कहा चलो जंगें ख़त्म करने की तरफ जा रहे हैं, बड़ा आगे मामलात को बढ़ना चाहिए। भारत की बहुत बड़ी आबादी, बहुत ज़बरदस्त लोग वहाँ पे, लेकिन एक टोला बैठा है हिंदुत्व वाला, उसको चैन ही नहीं आ रहा। अब वो जनाब उन्होंने, इनको पता नहीं डोनाल्ड ट्रंप, मेरा नहीं ख्याल कि डोनाल्ड ट्रंप ये इनको कहा होगा, इन्होंने अपने तौर पे कर लिया ये काम। ये दलाई लामा वहाँ पे जो है वो अपना ऐलान करेंगे और ये होगा और वो, बहरहाल। अच्छा, अब 24 घंटे इंतहाई, मैंने कहा ना वो वाक़यात इतनी तेज़ी से पेश आ रहे हैं कि और इतने तेज़ ये दिन है कि इसमें एक एक वाक़या जो है वो बहुत अहम है, और हर वाक़े का कहीं ना कहीं आप देखें पाकिस्तान, उधर से वेस्ट एशिया के वाक़या से लिंक होता है, अफ्रीका से भी लिंक हो रहा है, पाकिस्तान अफ्रीका से भी लिंक हो रहा है, वो मैं आपको भी बताता हूँ। हर जगह दुनिया में हर वाक़या जो है वो आपस में कनेक्टिविटी इतनी ज़्यादा है कि हर मुल्क का दूसरे पर असर हो रहा है। सबसे पहले तो प्रेसिडेंट ट्रंप जो है उन्होंने कल 5 जो अफ्रीकन, गज़ा के हवाले से बड़ी इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट है, उसमें मैं भी आता हूँ, लेकिन 5 जो अफ्रीकी ममालिक हैं उनके सरबराहान से उन्होंने मुलाकात की, और गबोन, पापुआ गिनी, मौरितानिया, छोटे ममालिक लेकिन बड़े ममालिक को उन्होंने उसमें नहीं बुलाया, नाइजीरिया, साउथ अफ्रीका, वो छोटे ममालिक के साथ उन्होंने, छोटे तो नहीं कहूँगा, बड़े ममालिक हैं लेकिन मतलब साइज़ में छोटे हैं, या गुर्बत है, या खाना जंगी है, प्रॉब्लम्स हैं। अब उनके साथ वो बैठे खाने पे, और वो सारे जो हैं वो जाहिर है कि अफ्रीका के रहनुमा है, ग्लोबल साउथ है, बड़ा खूबसूरत ग्लोबल साउथ है, ये बड़ी मुसीबतों से, बड़े प्रॉब्लम से लड़ता झगड़ता दुनिया में अपनी जगह बना रहा है। ये जो अफ्रीकी ममालिक हैं, प्रॉब्लम्स हैं यहाँ पे, सब कुछ है, लेकिन बड़े बड़े ज़बरदस्त लोग हैं। अब उनमें एक जो है वो लाइबेरिया है, तो लाइबेरिया के जो प्रेसिडेंट हैं उनसे जब प्रेसिडेंट ट्रंप ने गुफ्तगू शुरू की, बाकी लोगों से बात की, तो वो तर्जुमानों के तहत, तर्जुमानों के ज़रिए बात कर रहे थे, यानी अपनी ज़बान में बात कर रहे थे जो उनके मुल्क की ज़बान थी, और फिर उसके बाद वो बीच में तर्जुमान उसको इंग्लिश में बता रहे थे, फिर ट्रंप जो बात करते वो उन तक पहुँचती। तो लाइबेरिया के जो प्रेसिडेंट हैं उन्होंने जो है वो इंग्लिश में बातचीत की प्रेसिडेंट ट्रंप से। उन्होंने कहा जो आपका बहुत शुक्रिया, और आपने हमें यहाँ पे बुलाया, और हम उम्मीद करते हैं कि आपके साथ हमारा ताउन अच्छा रहेगा। प्रेसिडेंट ट्रंप सबके सब मेहमानों के सामने कहते हैं, आप तो बड़ी अच्छी इंग्लिश बोल लेते हैं, आपने इंग्लिश कहाँ से सीखी? क्योंकि यहाँ तो जितने लोग बैठे हैं उनको इंग्लिश बोलनी नहीं आती, तो ये जो इंग्लिश है ये लाइबेरिया में बोली जाती है, आप लाइबेरिया से पढ़े हुए हैं? उन्होंने कहा जी मैं लाइबेरिया से पढ़ा हूँ। अब ये जो है ये एक इतना हसास मौजू है, इस कदर तकलीफ दे मौजू है तारीख का, कि मेरा ख्याल है कि प्रेसिडेंट ट्रंप को किसी को वहाँ रोकना चाहिए। ऐसे रोक भी क्या सकता है, लेकिन प्रेसिडेंट ट्रंप को कुछ ना कुछ तो लाइबेरिया का पता होना चाहिए, और कुछ नहीं तो इन्होंने माइकल जैक्सन का लाइबेरियन गर्ल अगर कभी सुना होगा ना, कुछ तो इनको आइडिया हो कि लाइबेरिया कोई तो ये जो है ये इनको ये नहीं पता कि लाइबेरिया जो है वो मगरबी वेस्ट अफ्रीका का एक मुल्क, और ये वो मुल्क है जब
अब्राहम लिंकन और बाकी सारे जो लोग थे उन्होंने ग़ुलामी, यहाँ से ग़ुलाम बना के ले जाते थे ना, वहाँ जाके फ़रोख्त करते थे अमेरिका में और कैरिबियन में। ये सिर्फ अमेरिकन नहीं, ये बाकी भी जो कॉलोनाइजर्स थे। तो पहला जो जब हुआ ये कि जब ये ग़ुलामी को उन्होंने कहा ना कि गैर कानूनी है, अब्राहम लिंकन और बाकी लोगों ने जब कहा कि ये जो 13 स्टेट्स और बाकी जो झगड़ा हुआ सिविल वॉर के, अमेरिकन सिविल वॉर में, तो वहाँ पर अब ये मसला हो गया कि ये जो स्याफ़ाम लोग हैं, अब ये तो ग़ुलाम नहीं रहे, तो इनको क्या करें। तो इन्होंने जहाज़ों में बिठा के उनको, और वो अफ्रीका में एक जगह पे उन्होंने जाके छोड़ दिया वापस ग़ुलामों को। और वो जो जगह है जहाँ पे ग़ुलामों को छोड़ते जा रहे थे, वहाँ मकामी लोग भी थे। उन्होंने कहा कि अफ्रीका के ये कौन से ग़ुलाम है, तो ये मुख्तलिफ़ इलाकों से जो ग़ुलाम पकड़े हुए थे ना, इनको उन्होंने वहाँ पे जाके छोड़ दिया। और उन लोगों ने कुछ अरसे के बाद ये कहा कि हम आज़ाद हैं। वो लाइबेरिया बन गया। लाइबेरिया अफ्रीका का पहला आज़ाद मुल्क है। अच्छा, वो आप समझें कि वो कॉलोनी भी नहीं रहा लाइबेरिया, क्योंकि वो कॉलोनी इसलिए नहीं रहा कि वहाँ तो आप समझ लेना कि छोड़ दिया, जहाज़ों में बिठा के जो स्याफ़ाम थे उनको ला के वहाँ पर छोड़ दिया। और उस ज़माने में अमेरिकन कॉलोनाइजिंग सोसाइटी एक कायम की गई हंगामी तौर पे कि अब ये इनका करना क्या है, ये स्याफ़ाम लोगों का, क्योंकि ये तो ग़ुलाम थे और अब ये आम लोगों में घुमा करेंगे। मतलब वहाँ तो लिखा होता था ना कि इस जगह पे कुत्ते और स्याफ़ाम मनाए आना, और ये सूरत हाल थी। तो उन्होंने कहा ये आम लोगों में घूमेंगे, हाथ मिलाएंगे। तो आपको पता है, एक मैं बात मेरे ज़हन में, हमारे यहाँ जो एलीट क्लास है ना, एलीट रूलिंग क्लास पाकिस्तान की भी आज के दिनों में भी, वो जब ये जलसों वलसों में जाते हैं ना, या किसी जगह पे सर पे हाथ किसी बच्चे के फेर दिया, किसी औरत से जो है वो उसके आंसू पोंछ लिए बच्चे के, तो उसके फ़ौरन बाद ये बहुत दफ़ा जो है ना अपने हाथ धोते हैं फौरी तौर पे कि यार ये मैंने ये गरीब से हाथ में ला लिए इसको जल्दी से। बहरहाल, तो वो ये सूरत हाल वहाँ पर थी अमेरिका में कि उन्होंने कहा कि अब स्याफ़ाम लोग क्या करें। और ये पाकिस्तान का हाल नहीं है, ये कई मुल्कों का हाल है। भारत में वो तो खैर जात पात के लोग हिसाब खाना ही नहीं खाते बैठ के उनके साथ, बाकी मुल्कों में भी यही होगा, अमेरिका। और ये आपका क्या ख्याल है, ये जो सो कॉल्ड आज़ाद मुल्क हैं सारे, ये जो बड़े रूल बेस ऑर्डर्स, और यहाँ पर आपका क्या ख्याल है कि वो उसी तरह से ट्रीट करते हैं किसी दूसरी रंग नस्ल के लोगों? अब देखें नहीं अमेरिका में क्या हो रहा है। तो इन्होंने वहाँ जाकर लाइबेरिया के लोगों को, पूरी दुनिया में हाल, हमारे यहाँ भी यही हाल है एलीट का, तो उन्होंने लाइबेरिया ने आज़ादी इख्तियार की। तो लाइबेरिया जो है उनकी अमेरिका में जो ग़ुलाम लाए गए थे उनको पकड़ के जहाँ वापस अफ्रीका में डाल दिया गया, वो जगह जो है वो लाइबेरिया है। अब लाइबेरिया की सरकारी ज़बान इंग्लिश है, क्योंकि ये अमेरिकन यानी अमेरिको अफ्रीकन कहें या जो भी कहें, जो मकामी कबीलों के साथ इनकी तब से लड़ाई आज तक चल रही है, तो वो स्टेबिलिटी नहीं आती। लेकिन वो इंग्लिश उनके यहाँ, चूँकि अच्छा वो उनके यहाँ से निकाले गए लोग हैं। और अमेरिका में जो लोग हैं ना, जो स्याफ़ाम, मार्टिन लूथर किंग और बाकी सारे, वो हमेशा सलाम पेश करते हैं ये लाइबेरिया के लोगों को। लाइबेरिया के वो लोग थे जिन्होंने सबसे पहले, जिनको जला वतन कर दिया गया था, वहाँ से निकाल दिया गया था ग़ुलामों। कुछ लोग जो पीछे रह गए वो वहाँ के सिस्टम का हिस्सा बन गए। तो ये जो है ये अब उनकी एक अजीब अंदाज में इन्होंने जो है ये, मैं अगर ये रेफरेंस के लिए सेकंड यहाँ पे स्लाइड दिखाऊं तो ये जो है ये सोल्यूशन टू स्लेवरी और रेशियल एक्सपल्शन, ये सेकंड अगर हम दिखाएं यूएस हिस्ट्री सीन, तो ये एक बड़ा अच्छा आर्टिकल है। और इसको अगर आप पढ़ें 1816 से 1860 के दरमियान वहाँ से निकाला गया
और ये निकाल के लोगों को यहाँ पर भेजा गया। और इसके ऊपर अगर फर्दर किसी ने, क्योंकि ये बुक्स बड़ी, पास बुक्स बड़ी, तो एक तो ये जो सेकंड है ना क्लॉड क्लैक की, ये किताब द प्राइस ऑफ लिबर्टी, अफ्रीकन अमेरिकन एंड मेकिंग ऑफ लाइबेरिया, ये बड़ी कमाल की किताब है। इस किताब को हाईली रिकमेंडेड। और ये सिर्फ लाइबेरिया से रिलेटेड नहीं है, बल्कि ये पूरी हिस्ट्री है कि स्लेवरी की हिस्ट्री के पीछे क्या तलखियाँ, ये क्या, और लाइबेरिया बना कैसे, द प्राइस ऑफ लिबर्टी, अमेरिकन अफ्रीकन एंड द मेकिंग ऑफ लाइबेरिया। और फिर उसके बाद फर्स्ट मैं सजेस्ट करूँगा, ये एक और बुक्स है जेम्स सिमेट की, अनदर अमेरिका द स्टोरी ऑफ लाइबेरिया। अब देखें, अनदर अमेरिका द स्टोरी ऑफ लाइबेरिया, फॉर्मर स्लेव्स एंड द फॉर्मर स्लेव्स हु रूल्ड इट। जो हमारे गुलाम जो थे वो अब एक दूसरा अमेरिका है जिसको वो वहाँ पे उन्होंने बनाया जाके। अब वहाँ पे अच्छा जिस ज़माने में ये हुआ था ना, इसको अगर हम ये दिखा सकें, ये थर्ड ये मैप है अमेरिकन कॉलोनाइजेशन जो है, इसके ऊपर मैप भी आ रहा है और ये एक आर्टिकल भी बड़ा अच्छा है, ये जॉन डेविड का, ये है थर्ड स्लाइड। अमेरिकन कॉलोनाइजेशन सोसाइटी ने ये बनाया था ना, एंड द फाउंडिंग ऑफ फर्स्ट अफ्रीकन रिपब्लिक। फर्स्ट अफ्रीकन रिपब्लिक की हिस्ट्री अगर किसी ने देखनी है तो वो यहाँ पे मौजूद है। मैंने अफ्रीका का पहला मुल्क है जो आज़ाद हुआ था। और हिस्ट्री ऑफ प्राइवेट इंटरप्राइज जिसने अनईजी पीस किया था स्लेवरी का, टू रेस्क्यू फ्री अफ्रीकन एंड ट्रांसप्लांट देम ऑन द वेस्ट कोस्ट ऑफ अफ्रीका, वहाँ जाके छोड़ के आ गए थे, वहाँ से लाइबेरिया बना। और फिर ये फोर्थ हम देखें तो हमें पूरा उस ज़माने का ये नज़र आ जाएगा कि ये अमेरिकन कॉलोनाइजेशन सोसाइटी ने, ये उनके डॉक्यूमेंट सारे मिल जाएंगे कि जिसके नतीजे में उन्होंने लाइबेरिया में ले जाके छोड़ दिया था। और अब लाइबेरिया के जो प्रेसिडेंट हैं वो वहाँ पे, ये मैं गार्डियन को कोट करूँ तो वो कह रहे हैं जनाब, ट्रम्प प्रेजेज इंग्लिश ऑफ द लीडर ऑफ लाइबेरिया वेयर इंग्लिश इज़ एन ऑफिशियल लैंग्वेज। भाई आपका हिस्सा रहा है, आपने क्या, प्रेसिडेंट ट्रम्प ठीक है, लेकिन बहरहाल ये है कि बुलाया क्यों? 5 अफ्रीका के लोगों को, रहनुमाओं को बुलाया क्यों? जी। इस वक्त तो एक ही बात हो रही है, जिस काम के लिए बुलाया होगा, जिस मकसद के लिए उनको बुलाया होगा, और वो जो है वो नॉर्थ अफ्रीका पोस्ट, बड़ा अफ्रीका का ये चंद बड़े अखबारों में से है कि नॉर्थ अफ्रीका पोस्ट, थर्ड, ट्रम्प होस्ट 5 अफ्रीकन लीडर्स इन बोल्ड बिड फॉर मिनरल्स। अच्छा जी, वही रेयर अर्थ मिनरल्स का खेल है। और ट्रम्प होस्ट 5 अफ्रीकन लीडर्स, और फिर उसके बाद जो है ये अफ्रीकन रिपोर्ट, अफ्रीकन लीडर्स कोट ट्रम्प विद मिनरल डील्स। और उन्होंने जो है वो यहाँ पे ये सारा उन्होंने ये किया। और अगर मैं यहाँ पे सिंपली, इससे पहले कि हम अगले टॉपिक पे जाएं, तो ये हम सिर्फ यहाँ पर ये अगर देख सकें ना, ये 5th अगर देख सकें तो ये 5 मुल्कों को बुलाया ना इन्होंने, ट्रम्प होस्ट अफ्रीका समिट सीकिंग मिनरल्स। तो ये इस स्लाइड से क्लियर हो जाएगा कि अफ्रीकन समिट क्या थी। अफ्रीकन समिट ये थी कि मॉरितानिया में गोल्ड, आयरन और कॉपर और रेयर अर्थ मिनरल्स हैं, यूरेनियम है। सेनेगल में टाइटेनियम और जिरकोनियम है, ठीक है। और इस मैप को अगर हम बड़ा करें, और ये हमें नज़र आ रहा है, ये गिनी बिसाओ के इन्होंने रहनुमाओं को बुलाया। अच्छा, फिर उसके बाद इन्होंने लाइबेरिया से बुलाया, आयरन, डायमंड्स, गोल्ड, यूरेनियम, रेयर अर्थ है। गबून से बुलाया इन्होंने, मैंगनीज है वहाँ पे, और ये सारे हैं वो यूरेनियम और ये सारे। और कॉन्गो और रवांडा के दरमियान ये पहले करवा चुके हैं, ठीक है, माहिदा। तो ये वहाँ पर इन्होंने इसलिए बुलाया, लेकिन ये सारा वो इलाका है जो जहाँ पे चाइना मौजूद है और जहाँ पे रशिया मौजूद है। तो लेकिन ये है कि बहरहाल कोशिश इनकी प्रेसिडेंट ट्रम्प की ये थी कि ये अफ्रीका के लोगों को बुला के, और वो जाहिर है कि उनके साथ डील्स हो रही हैं, वो मुख्तलिफ लॉबिस्ट हायर किए हुए हैं, वो जा रहे हैं, डील्स कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। लेकिन आगे मामलात कैसे बढ़ते हैं, क्योंकि कहानी तो ये रेयर अर्थ मिनरल्स पे जाएगी। अच्छा, उसके बाद ये हुआ कि प्रेसिडेंट ट्रम्प जो है वो इस दौरान जो है, उससे पहले 24 घंटों में, और जो पिछले 2-4 रोज से बात हुई है, मैं बड़े एक मोहतात अंदाज में बात कर रहा हूँ। मैं इसको आप ये कहें कि एक मोहतात, बहुत मोहतात अंदाज में मैं एक बात यहाँ पे करने जा रहा हूँ, और वो ये है कि काफ़ी हद तक गज़ब जंगबंदी की डील हो गई है।
और ये मेरा अंदाज़ा है। और उसमें नेतन्याहू बुरी तरह से शिकस्त खा गया है। वो चारों जो इश्यूज थे, ये मराक कॉरिडोर के ऊपर भी जलील हो गया है, और गज़ा ह्यूमैनिटेरियन फाउंडेशन के ऊपर भी इस वक्त तो हटो बचो चल रहा है। उस दिन जो कतर की तरफ से मैसेज गया है स्टीव विटकॉफ, उसके बाद स्टीव विटकॉफ की जो उन्होंने जो कतर ने सारे अरब ममालिक के, कतर क्या मुल्क, कतर, सऊदी अरेबिया, ये क्या रोल इन्होंने प्ले किए इन मुल्कों ने, कायरो ने, सब ने, लेकिन ये कि और टर्की ने, और पाकिस्तान उस ब्लॉक का हिस्सा है। ये ध्यान में रखें कि पाकिस्तान उस ब्लॉक, बहुत बड़े ब्लॉक का हिस्सा है जो गज़ा के लिए और टू स्टेट सॉल्यूशन के लिए। अच्छा, अब ये कि इसमें ये काफ़ी हद तक मामला तय पा गया है, तो उसमें कहीं स्टीव विटकॉफ जो हैं उन्होंने फिर जो ट्रम्प से बात की है, और जिसके बाद ट्रम्प ने नेतन्याहू को बुलाया, क्योंकि देखिए कल जो खाना था ना, उस खाने में ये मौरितानिया के, उस खाने में नेतन्याहू को होना था। ये पहले हुआ कि मौरितानिया के साथ जो है ना, वो अब्राहम अकॉर्ड का वो एक तस्वीर उतरवाएगा नेतन्याहू उसी खाने में, ये जो अफ्रीका के लोगों को बुलाए हुए, और वो कहेगा कि मौरितानिया के साथ देखें जी, वहाँ मुसलमान मुल्क है अब्राहम अकॉर्ड, वहाँ खाने पे नहीं बुलाया गया। अब नेतन्याहू वाशिंगटन में क्या कर रहा है? मुलाकातें हो गई ना, जेडी वैंस से हो गई, मार्को रूबियो से हो गई, स्टीव विटकॉफ से हो गई, सब प्रेसिडेंट ट्रम्प से 2 दफ़ा हो गई। अब क्या कर रहा है? अब ये है कि वो ये सोच रहा है नेतन्याहू कि मैं वापस जाके अब मेरा क्या बनेगा, मैं किस, मतलब मेरे हत्थे क्या लगा है, क्योंकि उसने दोबारा आज पेश कर दिया एक नया मुसव्विदा, और नया मुसव्विदा पेश कर दिया है, तो उसमें वो ये है कि कोई फेस सेविंग मिल जाए, ये मिल जाए कि मराक कॉरिडोर पे भी नहीं तो किसी एक जगह पर। अच्छा, वो जो पीछे काज वाज सारे, वो बड़ी सख्त बात की है स्टीव विटकॉफ ने, बड़ी सख्त बात की है नेतन्याहू से। ये स्टीव विटकॉफ को भी बड़ा क्रेडिट जाता है। ये ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन के प्रॉब्ली वन ऑफ द फाइनेस्ट, अगर कोई डिप्लोमेट हैं इस वक्त, तो स्टीव विटकॉफ है। स्टीव विटकॉफ जो है, वो जो बात उन्होंने की हुई है उस पर डाला, उन्होंने बड़ा सख्त मैसेज दिया है उन्होंने नेतन्याहू को, और उन्होंने कहा कि ये जो तुम सारी कहानी डाल रहे हो यहाँ पे, तकरीबन यही अल्फाज थे, ये सारी कहानी तो वो तुम्हारे जो वहाँ पे बेन गिवर और इंतहा पसंद से होनी है, तो उनकी कहानी तुम सुना रहे हो कि हम ऐसे करेंगे और ये करेंगे और गज़ा फाउंडेशन होगी और ये होगा वो होगा। तो पहले वो गज़ा फाउंडेशन से पीछे हटा, फिर वो इस बात से पीछे हटा कि ये 60 रोज़ा जो है ये परमानेंट की शक्ल अख्तियार कर लेगी और प्रेसिडेंट ट्रम्प इसकी बात करेंगे। फिर वो आखिर में जाके वो अच्छा, कैदियों यरगमाली कौन से रिहा होंगे, इसका फैसला हमास करेगी। 10 कौन से रिहा होंगे, इन्होंने नाम दिए होते, उन्होंने कहा नहीं, ये फैसला हमास करेगी। ये फैसला भी हमास, ये सारा कुछ हमास ने ले लिया, और इसके हाथ जो है वो कुछ भी नहीं छोड़ा। और नेतन्याहू जो है वो, मेरा ख्याल है कि, मुझे नहीं पता कि इसके बाद इसके साथ क्या होगा। वहाँ पर एक और फ़ौजी मार दिया आज मगरबी किनारे के अंदर, इन्होंने 2 फ़लस्तीनी मार दिए हैं, और वहाँ पर जो है वो ये नेतन्याहू के हाथ से पूरा का पूरा जो खेल है ना, वो कहीं निकल गया है। और ये तो अब वहाँ पर मैं आपसे इसलिए बात कह रहा हूँ क्योंकि ये नेतन्याहू जो है ना, ये अब एक फेस सेविंग ढूंढ रहा है, और मार्को रूबियो जो है, मार्को रूबियो अब इसमें यहाँ पे इसराइल अयोम को मैं कोट करता हूँ, ये इस वीकेंड, ये 22 इसराइल कंसिडरिंग अ पार्शियल विड्रॉल, पार्शियली होगा ना, किस्तों में होना था ना, तो पार्शियली होगा, और सारा करना है तो एक साथ कर लें, पार्शियली है ना, तो ये क्या फेस सेविंग ढूंढ रहा है। सीज फायर टू बी अनाउंस ओवर द वीकेंड, तो ये वीकेंड के ऊपर अनाउंस करना है इन्होंने, और वहीं पे बैठा हुआ है ये, और बैठा हुआ है और सोच रहा है कि मैंने क्या करना है। और अब यहाँ से चाइना की जो न्यूज़ एजेंसी है जिंजुआ, वो कर रही है कि इजराइल ने नया विड्रॉल 27 नया विड्रॉल ऑफर पेश किया है इसराइल ने गज़ा सीज फायर टॉक्स के दौरान। और वो तो पहले तैयार थे कि हमने जो है वो 10 लोग पहले मरहले में छोड़ने, वो तो सारे छोड़ने को तैयार थे। वो इसने कहा था 10 छोड़े, वो सारे हो सकता है सारी आखिर में वहाँ बैठा हुए, तो हो सकता है प्रेसिडेंट ट्रम्प जो है वो आखिर में कह दें। और इसमें जो
एक इम्पॉर्टेंट बात है वो ये है कि मुज़ाकरा जारी है, कतर में टीम बैठी है, तो नेतन्याहू अब वीकेंड तो आ रहा है, तो वीकेंड पे वो अनाउंस कर देंगे सीज़ फायर, और उसमें ये है कि उसमें गज़ा ह्यूमैनिटेरियन फाउंडेशन का क्या बनेगा। इसमें और ममालिक भी तो थे ना, बहुत सारे लोगों ने, वो जलील हो गई, गज़ा ह्यूमैनिटेरियन यूनाइटेड नेशंस अंदर आएगी, इसी तरह से वो फ़लस्तीनी अंदर मौजूद रहेंगे, जो फ़लस्तीन हमास भी रहेगी, तभी तो ये 10 लोग छोड़ के तो बाकी यरगमाली तो हमास रहेगी मौजूद, अरब ममालिक अंदर जाएंगे। तो ये इस वीकेंड के ऊपर जो है, और इसीलिए वो इन दोनों की चीखें निकल रही हैं वहाँ पे। ये मैं 25 दिखाऊँ ना, ये मौतरी जो बेन गेवर डिनाउंस इमर्जिंग डील चूँकि तेज़ होने जा रही है, तो वो जो है ये वहाँ पर इनकी चीखें निकलनी शुरू हो गई हैं अभी से। और ये एक आप समझें कि तारीख़ में, इंसानी तारीख़ में फ़लस्तीनियों ने एक ऐसी अपने खून से एक ऐसी दास्तान लिखी है कि उसके बाद जो है वो मुझे बिल्कुल, मैं सोचता हूँ कि क्या मंजरनामा होगा। और इस मंजरनामे में जो है वो इन्होंने उसमें कतर ने, बाकी लोगों ने, अरब ममालिक ने, सऊदी अरेबिया को तो बहुत सऊदी अरेबिया ने तो बिल्कुल स्टांस लिया, इजिप्ट आगे पीछे। तो ये कहीं इस हफ्ते, और वो उससे भी हट गया पीछे, मोरक्को कॉरिडोर से भी हट गया। अब ये है कि मुझे कहीं रहने दिया जाए, तो कहीं तो रहना था ना भाई। पहले मरहले में इतनी जगह से निकलना था, फिर यहाँ से निकलना था, और प्रेसिडेंट ट्रम्प जिम्मेदारी लेंगे कि सीज़ फायर रहेगी अपनी जगह, चाहे कुछ भी हो, नेतन्याहू दरमियान में जो है वो अंदर दाखिल नहीं होगा। तो इस सीज़ फायर जो है ये इस हफ्ते, इस वीकेंड के ऊपर जो है वो, और इसी दौरान जो है वो आसियान समिट हो रही है, और आसियान समिट हो रही है ये कुआलालंपुर में, और वहाँ पर जो है वो बड़ी इंपॉर्टेंट मीटिंग हुई है। कि मैं 2 मिनट 10 सेकंड लूँ तो उसके बाद फिर हम ब्रेक पे चले जाएंगे, ये इस मीटिंग को मैं कंप्लीट करूँ। वहाँ पर मीटिंग हुई है, बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग। वहाँ वांग यी भी पहुँचे हुए थे चाइना से, पाकिस्तान से इस्हाक डार सब गए हुए थे, इंडिया की नुमाइंदगी भी थी सारे। लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट मीटिंग हुई है वो हुई है मार्को रूबियो और सर्जेई लैवरोव की। अच्छा, मार्को रूबियो और सर्जेई लैवरोव की मीटिंग, यानी सेक्रेटरी खारजा और अमेरिका के सेक्रेटरी खारजा और रशिया के वज़ीर खारजा, और ये सेक्रेटरी खारजा का पहला दौरा था, यानी ये एशिया के किसी मुल्क का पहला दौरा था। और उन्होंने उसके बाद मीडिया से जो बात की है, उन्होंने कहा कि मैं बड़ा शदीद गुस्से में हूँ कि भाई वो कोई प्रोग्रेस नहीं हो रही यूक्रेन के ऊपर। मैंने रशिया के सर्जेई लैवरोव से बात की है, लेकिन जो अलामिया है 18th मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स, ये रशिया की तरफ से जारी हुआ है, उसमें 18th प्रेस रिलीज ऑन फॉरेन मिनिस्टर सर्जेई लैवरोव मीटिंग विद यूएस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मार्को रूबियो। तो इसमें तो जो है वो दे ऑल्सो हैड अ सब्सटेंटिव एंड फ्रैंक एक्सचेंज ऑफ व्यूज़ ऑन सेटलमेंट ऑफ यूक्रेन, सिचुएशन इन ईरान, इन सीरिया, और बहुत सारे इशू। तो उस बीच में यूक्रेन भी आ गया। लेकिन एक जो बात इंटरेस्टिंग है वो ये है कि जो मीडिया से बात की है ना सेक्रेटरी रूबियो ने, उन्होंने कहा कि एक पैरेलल प्लान है मुझसे डिस्कस किया सर्जेई लैवरोव ने ये फ्रैंक डिस्कशंस में, जो मैं जाके, यानी यूक्रेन के हवाले से, और मैं जाके डिस्कस करूँगा प्रेसिडेंट ट्रंप से। अब वो क्या है मुतबादिल प्लान, लेकिन उसके नतीजे में ये हुआ है कि वो ज़ेलेंस्की इंतज़ार कर रहा है वो 10 पैट्रियट मिसाइल कब आने हैं। और जर्मन चांसलर जो हैं मर्स, उन्होंने कहा है कि मेरी ट्रंप से बात हुई है, और ट्रंप से मेरी बात हुई, और मैंने इशारों में पूछा कि भाई वो पैट्रियट मिसाइल जर्मनी है ना, तो जर्मनी की बेस हम आगे। उन्होंने कहा प्रेसिडेंट ट्रंप कहते हैं कि नहीं, कोई चीज़ फाइनल नहीं हुई कि हमने असला देना है यूक्रेन को, ये फाइनल थोड़ी बात हुई है। वैसे कह रहा हूँ ना, प्रेसिडेंट ट्रंप जो हैं वो, मतलब है कि वो इस वक्त उन्होंने, वो खुद भी घूम गए हैं, दुनिया को भी घुमा रहे हैं, खुद भी घूमते जा रहे हैं। अच्छा, तो घूमते जाते, तो वो जो है वो उन्होंने, तो जर्मन चांसलर ने कहा कि वो आपने बात की है ना कि पैट्रियट मिसाइल देने, तो हम दे दें या आप हमें देंगे बाद में, मतलब क्या करें। तो प्रेसिडेंट ट्रंप आगे से फ़ोन पे कहते हैं उनको, जर्मन चांसलर को, मैंने बात तो नहीं की कोई, अभी बात हो की है मैंने कोई। और जर्मन चांसलर हटो बच्चों, बड़ी मुश्किलों से वो जर्मनी, उन्होंने कहा नहीं वो ख़त्म करने की बात। ज़ेलेंस्की पहुंचा हुआ है रोम। तो उधर मसला ये है कि वो उसने पूछा जर्मन चांसलर से कि मेरे पैट्रियट दो। उन्होंने कहा पैट्रियट कोई नहीं। वो प्रेसिडेंट ट्रंप कह रहे हैं कौन सा पैट्रियट। अभी तो मार्को रूबियो को मैसेज लेकर आ रहा है, और मैसेज जो है ना वो होगा यही
कि रेयर अर्थ मिनरल्स के ऊपर रशिया कोई अच्छी सी डील देगा कि ये सारा इलाका हम ले लेंगे पहले, फिर हम दोनों भाई बैठ के ये आपको दे, ये बीच में ज़ेलेंस्की को यूरोप को निकाले। तो वो अब यूरोप फिर एक दफ़ा वो खुश हो गए थे यूरोप के लोग कि भाई प्रेसिडेंट ट्रम्प जो है उन्होंने ये कहा है कि अच्छा, प्रेसिडेंट ट्रम्प की वो ऑडियो भी लीक हो गई है ना, जिस ऑडियो में वो कह रहे हैं कि मैंने मॉस्को के ऊपर मैं बम गिरा दूंगा बीजिंग में बम गिरा दूंगा। तो वो जो है वो मतलब वो सब ठीक है, वो डायरेक्ट जो है ना इनका कनेक्शन, तो उसमें यूरोप फिर परेशान हो गया कि ये जाते जाते ब्रेक के बाद सब डिस्कस ये कर लेते ट्रम्प इतना कोस रहे थे पुतिन को। अब वक्फा लें, उसके बाद बात करते हैं। नाज़रीन वापस आते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। डॉक्टर साहब, इसहाक डार साहब से रूसी वज़ीर ख़ारजा की मुलाकात हुई है, दो तरफ़ा ताल्लुकात। सर्जेई लेवरोव की मुलाकात हुई है डार साहब के साथ। ये बड़े इंपॉर्टेंट आसियान के जो मुल्क हैं, लेकिन ये सारे मुल्क जो हैं ये इस वक्त बहुत ज़्यादा अमेरिका से नाराज़ हैं टैरिफ की बुनियादों पे, क्योंकि वहाँ पर जिस अंदाज में टैरिफ लगाए गए हैं, यानी अब देखें ना कि लाओस, म्यांमार 40% और कंबोडिया 36, थाईलैंड 36, बांग्लादेश 35, इंडोनेशिया 32। लेकिन यह है कि एक जो और इत्तेहादी जो जापान और साउथ कोरिया हैं उन पे भी बहुत ज़्यादा लगे हैं। लेकिन एक जो मुल्क है उसके ऊपर इन्होंने टैरिफ जो लगाए हैं प्रेसिडेंट ट्रम्प ने, तो वो उस मुल्क ने बड़ा शदीद रद्द-ए-अमल का इजहार किया है। और वो जो मुल्क है वो एक बड़ा ब्रिक्स का ब्राज़ील। अच्छा, टैरिफ लगाए भी इन्होंने ऐसे हैं कि इन्होंने जो है वो सोशल ट्रूथ के ऊपर मैसेज डाला है प्रेसिडेंट ट्रम्प ने कि ब्राज़ील इज ये 7th ब्राज़ील इज डूइंग अ टेरेबल थिंग ऑन देयर ट्रीटमेंट ऑफ फॉर्मर प्रेसिडेंट जायर बोल्सोनारो इनका साबिक सदर था, उसके ऊपर बगावत के और बाकी मामला चल रहे हैं। प्रेसिडेंट ट्रम्प का वो दोस्त था। तो ये कहते हैं कि जी बहुत लंबा चौड़ा इन्होंने सोशल ट्रूथ के ऊपर किया है, मैंने देखा है, एज द वर्ल्ड दे हैव डन नथिंग, ये फलाना डिमाकना, द पीपल आई हैव गॉटन टू नो जायर बोल्सोनारो एंड ही वाज अ स्ट्रॉन्ग लीडर, ये वो फलाना डिमाकना। और ये कि ये जो है उसके साथ ही अच्छा सोशल ट्रूथ में मैसेज डाला है, और फिर साथ ही ये 7th के साथ 8th को इन्होंने सोशल ट्रूथ के ऊपर ही डाल दिया वो लेटर जो है हिज एक्सेलेंसी ये वाइट हाउस की तरफ से लूला दे सिल्वा के नाम, और उसमें इन्होंने कहा है कि जी 50% या लास्ट पैराग्राफ जो है, प्लीज़ अंडरस्टैंड कि 50% टैरिफ नंबर इज़ फार लेस देन व्हाट इज़ नीडेड टू हैव लेवल प्लेइंग फील्ड। 50% टैरिफ लगा रहे हैं हम आपके ऊपर, ठीक है, 50% ये ब्राज़ील के ऊपर। और ब्राज़ील के ऊपर जो है 50% टैरिफ इन्होंने लगाने का ऐलान किया है। और इसका जो जवाब है फिर वो लूला दे सिल्वा जो हैं उनकी तरफ से एक जवाब आ गया इसका। ये मेरे ख्याल से पहले हैं जिनकी पहला मुल्क है, चाइना की तरफ से तो मुझे नहीं पता किस तरह से आया था जवाब, लेकिन इन्होंने फिर एक्स के ऊपर जवाब लिखा है, तो वो भी बहुत लंबा लिखा है। ये 6 हम देखें, या ब्राज़ील है, उन्होंने कहा द लाइट ऑफ पब्लिक स्टेटमेंट मेड बाय यूएस प्रेसिडेंट, ये उनका अपना पर्सनल अकाउंट जो प्रेसिडेंट लूला का है। उन्होंने कहा कि जो यूएस प्रेसिडेंट ने जो सोशल मीडिया पे डाला है, तो ये ब्राज़ील एक सॉवरेन नेशन है, इंडिपेंडेंट इंस्टीट्यूट्स हैं एंड विल नॉट एक्सेप्ट एनी फॉर्म ऑफ टुटलेज। उसके बाद ये कहते हैं जुडिशल प्रोसीडिंग्स अगेंस्ट दोज रिस्पॉन्सिबल, ये वो सारा करा के, और ये रेसिज्म और चाइल्ड पोर्नोग्राफी, स्कैम्स, फ्रॉड, स्पीचेस अगेंस्ट ह्यूमन राइट्स, ये वो सारा। और फिर उसके बाद लेकिन इन्होंने फिर एक और बात बड़ी इंटरेस्टिंग की है कि ये जो टैरिफ लगाए हैं हमारे साथ जो है सरप्लस और गुड जो सारा बता के, लेकिन ये जो है ना देयरफॉर एनी यूनिलैटरल टैरिफ increase will be addressed in according with Brazil's economic reciprocity, यानी वो उसके साथ ही 50% इधर से भी आ रहा है, ठीक है, मतलब 50% हम भी लगाने जा रहे हैं अमेरिका के ऊपर, तो वो 50% का इन्होंने ऐलान किया 50% के तौर पे ब्राज़ील ने रिएक्शन दिया आगे से कि हम अच्छा। उधर मैंने आपसे कहा ना कि उधर यूक्रेन में
बहुत शदीद अटैक हुआ है। अब कुछ हो इस तरह से रहा है कि वो उधर से वो बात करते हैं, प्रेसिडेंट ट्रम्प का कोई प्यूटिन के बारे में कोई बात होती है, प्यूटिन जवाब नहीं देते, प्यूटिन आगे से यूक्रेन के ऊपर अटैक्स उनके बढ़ जाते हैं, वो फिर बोलते हैं, फिर यूक्रेन की पिटाई शुरू हो जाती है। वो बजाय इसके कि वो जवाब दें प्रेसिडेंट प्यूटिन ट्रम्प को, वो आगे से पिटाई शुरू हो जाती है ज़ेलेंस्की की, तो वो फिर उधर हो रहा है मसला। तो अब यह है कि ये या तो एक फिर बात होगी डायरेक्ट इनकी, या यह है कि वो जो मुतबादिल प्रोग्राम आज पेश हुआ है उसमें कोलालमपुर, अच्छा फिर वहाँ पर जो मार्को रूबियो हैं, अब ज़ाहिर है कोलालमपुर पहुँचे हैं, तो कोलालमपुर में वहाँ पर उतरते ही जो वहाँ पे जो उनके जो मेज़बान हैं, अब मेज़बानों ने जिस गुफ्तगू के साथ उनका इस्तकबाल किया है, तो वो इस्तकबाल जो है वो भी अगर हम देखें वहाँ के न्यूज़पेपर्स अगर हमारे पास हों, मार्को रूबियो से जो वहाँ के अनवर इब्राहिम बात कर रहे हैं, तो अनवर इब्राहिम अगर हम यहाँ से देखें 40th से हम कोट करें, मलाया मेल, वी आर ऑल्सो इफेक्टेड व्हेन देयर इज इन्वेजन एंड डिस्ट्रक्शन, अनवर इब्राहिम कन्फ्रंट्स रूबियो एंड कॉल्ड फॉर अर्जेंट सीज फायर। फिर 41st गजा एट्रोसिटीज मैसेकर्स मस्ट बी स्टॉप्ड, प्राइम मिनिस्टर अनवर टेल्स रूबियो। अब मसला ये है कि वो जहाँ पर भी आप जाते हैं तो फिर वहाँ पर जो आज बात की है, जो मैं आपसे कह रहा हूँ ना कि ये बात कहीं आगे चल इसलिए रही है कि मार्को रूबियो ने कहा है कि सीज़फायर करीब है, और साइड पे जितनी गुफ्तगू हो रही है ना, प्रॉक्सिमिटी टॉक्स, ये इन्होंने कोलालमपुर में आज कहा है मीडिया से गुफ्तगू करते हुए, उन्होंने कहा सारी विस्कॉफ देख रहे हैं, सारी विस्कॉफ के हमने हवाले विस्कॉफ देख रहे हैं, तो स्टीव विस्कॉफ इसके ऊपर बात करेंगे। स्टीव विस्कॉफ ने नेतन्याहू की मरोड़ दिए उसके कान, दो मरोड़ दिए जो भी कर दिए कि, और वो अब उस पर यह है कि जी मुतबादिल एक पेश हो गया है और ये हो गया और फलां हो गया, वो एक राम कहानियाँ वो अपनी सुना रहा है। लेकिन मैं आपको ये बता रहा हूँ कि एक अगर ये इन सारे मामला से पीछे हट गया है ना, तो वहाँ पर जो है वो ये अगला इसका मरहला क्या होगा वो नहीं जानते। लेकिन ये दरमियान में कि अमेरिका बात करना चाह रहा है ईरान से भी, ईरान की तरफ से बात ये हुई है कि हम IAEA अगर अपना ये डबल फेस ख़त्म कर दे और इसमें ऐसे लोग लेकर आए जिनका एक बैकग्राउंड पता हो और सारे मामला, तो हम IAEA के साथ हम बात आगे जारी रख सकते हैं। लेकिन ये है कि वो जो कि डबल फेस हैं और एजेंट्स हैं और वो ज़बान बोल रहे थे एग्रेसर्स की, तो इसलिए हम IAEA को अलाउ नहीं कर रहे। लेकिन ईरान के साथ भी पूरी अमेरिका कोशिश कर रहा है कि एक ट्रैक 2 खुले किसी तरह से और मामला आगे बढ़ें, और ये सऊदी अरेबिया की तरफ से। अच्छा, दूसरी जो बात है बहुत इम्पॉर्टेंट, मैं देखें इस दौरे को किसी भी तरह से मैं इसको नज़रअंदाज करने पे तैयार नहीं हूँ, और वो दौरा जो है वो हुआ है चाइना के वज़ीर आज़म जो कि ब्रिक्स समिट में गए थे, ली क्वांग, वो वापसी पे इजिप्ट रुके। मैं काफ़ी दिनों से कह रहा हूँ ना, चाइना इजिप्ट रुके और उनकी वहाँ पे प्रेसिडेंट सीसी से मुलाकात हुई है, और ये चाइना के जो वेपन्स और जदीद तरीन टेक्नोलॉजी और जंगी तैयारे और ये सारे इजिप्ट ले रहा है, F-16 छोड़ के। हालांकि इजिप्ट जो है वो बड़ी एड वगैरह लेता रहा है। तो मैं यहाँ पे कोट कर रहा हूँ 37 के इजिप्ट और चाइना के जो सेंट्रल बैंक्स हैं उनके दरमियान ये बात तय हो गई है। 37 अगर हम देखें, ये बात तय हो गई है कि ये जो हैं ये युआन के अंदर भी तिजारत करेंगे, युआन के अंदर भी। और अगर मैं यहाँ पे देखूँ ये 36 चाइना आइज डीपर बेल्ट एंड रोड कॉपरेशन विद इजिप्ट, बेल्ट एंड रोड कॉपरेशन विद इजिप्ट, ठीक है, डीपर मजीद बेल्ट एंड रोड कॉपरेशन विद इजिप्ट। इजिप्ट जो है ये ज़हन में रखें कि इजिप्ट के ये गज़ा के साथ, ठीक है। अच्छा, हैफा गायब हो गई है, हैफा में काम शाम सारा बंद हो गया है, और हैफा जो है वो तकरीबन चाइना ने, वो सिर्फ चाइना के लोग ही वहाँ मौजूद हैं हैफा पे। और ये जब यहाँ से ये जो हुतीज मारते हैं उनको हैफा को कुछ इस तरह से मारते हैं कि उसमें अदानी ग्रुप और बाकी सारे लोग जो हैं वो फारिग हो गए हैं। उधर जो चाइना वाला जो इलाका है वो वहाँ पे चाइना मौजूद है इस वक्त, हैफा पे ये सूरत हाल है।
और उसके बाद ये है कि जो जहाज़ डूब गया था जी। उस जहाज़ डूबने में कुछ लोग तो रेस्क्यू हो गए, बाकी लोग हुतीज़ के पास हैं बहुत बड़ी तादाद में, और उसमें कहा जा रहा है कि कुछ इसराइल के लोग हैं, कुछ कहा जा रहा है अमेरिका। तो वो हुतीज़ ने वो जो जहाज़ का इन्होंने डुबोया था तो मिड सीज़ और दूसरा, तो उसका अमला जो है वो हुतीज़ के पास है। और हुतीज़ ने जो है अभी कोई डिमांड्स उनकी तरफ से नहीं हुई, लेकिन उन्होंने आज फिर दोबारा उन्होंने बेन गुरियन एयरपोर्ट को फिर उड़ा दिया। उसका एक हिस्सा, बड़े हिस्से को वहाँ पे आग लगी और मिज़ाइल वहाँ पे गिरे दोबारा जाके। और ये जो मिज़ाइल थे पहले तो पैलेस्टाइन, ये आज जो उन्होंने वहाँ पे फेंके, ये जुल्फ़िकार मिज़ाइल थे, ये भी हाइपरसोनिक मिज़ाइल्स हैं। और ये बेन गुरियन एयरपोर्ट का एक मज़ीद जो इमारत बची कुछ इमारतें हैं वो गिर गई वहाँ पे, और शायद कोई जहाज़ खड़े तो नुकसान पहुँचा है। तो इस पूरी सूरत हाल में अब ये तवक्को की जा रही है, क्योंकि देखें अमेरिका तो अपना थाट सिस्टम, जब थाट सिस्टम को पेनिट्रेट कर गए हुतीज़, तो वो फिर अमेरिका के लिए बेहतर था कि इसको पीछे हटाएं, बजाय इसके कि बार बार खबरें आ रही हैं कि थार्ड सिस्टम पेनिट्रेट। अभी तो आयरन डोम वोम ये सारे ख़त्म तबाह, मतलब अब तो वो बच्चों को लग रहा है ना कि रोज़ हुती मारते हैं, रोज़ हुती मारते हैं, सारे बज रहे हैं। तो आज वो अगवा करके ले गए थे, अगवा करने की कोशिश की और फौजी मारे गए गज़ा में। तो मतलब है कि मामला ऐसा है कि अब नेतन्याहू इसको मान लेगा, नेतन्याहू सारी चीज़ों से, गज़ा फाउंडेशन ख़त्म, बैन होगी। असल इशू ये है कि इसके बाद क्या होगा। ये सारे जो लोग हैं इनकी फहरिस्त उधर से उधर चली गई, उधर से उधर ही है। बस अब एक आध दिन में मेरे ख्याल से जो मेरे पास इतलात हैं शायद आज रात को फ्लाई कर जाए, वापस आ जाए। लेकिन इसराइल ये क्या कहता हुआ आएगा, ये इशू है ना, क्या कहता हुआ आएगा इसराइल वापस कि मैं क्या फतह करके आया हूँ। पहले दिन तो बड़ा गुडी गुडी वहाँ पे कैके लगा रहा था बैठा हुआ, अगले दिन जब बुलाया ट्रंप ने इसको तो उसके तो स्क्रू टाइट कर दिए और कतर का मैसेज हो गया है। तो ये है कि ये बस हम दुआ करते हैं अल्लाह से, अल्लाह ताला जो कुर्बानियाँ दी हैं गज़ा के लोगों ने, फ़लस्तीनियों ने, जल्द से जल्द अल्लाह ताला वहाँ से कोई अच्छी खबर लाए, जंग बंदी हो और दुनिया देखे। और फिर ये जितने लोग हैं ये इनका तो एक ट्रायल होना चाहिए ना। इसराइल के साथ पाकिस्तान का एक और सिलसिला भी तो बना है ना, पाकिस्तान के अगेंस्ट इसराइल का असला इस्तेमाल हुआ है। तो मेरा ख्याल से सफारती महाज पे पाकिस्तान को ये इशू भी उठाना चाहिए कि वो इशू उठा रहे हैं ना, इंडिया ने कैसे इशू उठा दिया कि टर्की था तो ये था, तो चाइना का भी नाम लिए, चाइना टर्की ये वो सारे। तो इसराइल ने पाकिस्तान के खिलाफ असला क्यों दिया है, और फ़लस्तीनियों कश्मीरियों के खिलाफ इसराइल कैसे असला देता रहा इतने अरसे। और वो जो कार्बन कॉपी वहाँ से जो कुछ गज़ा में होता रहा है वो यहाँ फ़लस्तीनियों पे मज़ालिम या कश्मीरियों में मज़ालिम होते रहे उसी तरह से। तो इसका जवाब कौन देगा। तो ये सारे इशूज़, और मैंने आपसे कहा ना कि पाकिस्तान अफ्रीका, तो ये चाइना इजिप्ट में अगर है और बेल्ट एंड रोड के ऊपर बात हो रही है, तो पाकिस्तान तो बहुत इम्पॉर्टेंट है इस वक्त। बेल्ट एंड रोड का एक बहुत बड़ा आप समझ लें कि उसका फ्रंट गेट है बेल्ट एंड रोड का। जी बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। नाज़रीन, इसके साथ ही आज का प्रोग्राम अपने इख्तिताम को पहुंचा। मुझे सुमेरा सलीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद। जी डॉक्टर साहब, अपने दोस्तों रिश्तेदारों गिरदनवा के लोगों का सब ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।